हेलो दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में ऋग्वेद मैथ क्लासेज में। मैं जितेंद्र कुमार। आज आपको पढ़ाएंगे हम प्रश्नावली 1.2 के जो बाकी के सवाल रह रहे थे उनको आज हम पूरा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पिछले 3 सवाल तो मैंने पिछली वीडियो में आपको हल कराई दिए थे, बाकी ये 4 से आज हम स्टार्ट करते हैं। 3-4 दिन का गैप हो गया मेरा, वो थोड़ी रिलेशनशिप में शादी आ गई थी तो इस वजह से मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया था, उसके लिए सॉरी। आज से फिर से मैं क्लास रोजाना पर डे रेगुलरली आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि HCF कोष्टक 306 और 657 बराबर 9 दिया है, बराबर 9 दिया है। तो LCM 306 657 ज्ञात करो, ज्ञात करो। देखो बच्चों, HCF हमारे पास दे रखा है 306 और 657 का HCF दे रखा है 9 और हमें निकालना क्या है LCM। तो देखो हमारे पास दोनों संख्या दे रखी हैं। इन संख्याओं को हम बोलते हैं, एक तो प्रथम संख्या, एक बोलते हैं द्वितीय संख्या। तो ये हमारी प्रथम संख्या है, ये हमारी द्वितीय संख्या है। तो एक हमारा सूत्र है, वो क्या है जिससे हम HCF प्रथम संख्या या द्वितीय संख्या कुछ भी निकाल सकते हैं इन चारों में से। तो इसका सूत्र है प्रथम संख्या, यहाँ हल लिख लेंगे। हल लिख के प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणा LCM। यह हमारा सूत्र होता है कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। अगर हम पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करें और HCF और LCM का गुणा करें तो इनका मान बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि प्रथम संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करेंगे तो HCF और LCM महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त इन दोनों का मान हमारा बराबर होगा। तो प्रथम संख्या हमारी क्या है 306, तो यहाँ लिख लेते हैं 306 गुणा द्वितीय संख्या क्या है 657 बराबर। अब देखो HCF हमारे पास दे रखा है कितना 9 और LCM हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे LCM। ठीक है बच्चों, यहाँ पे LCM हमारे पास दे नहीं रखा है तो LCM लिख देंगे। अब इसका देखो ये गुणे में है तो इधर आके किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो 306 गुणा 657 बटे में 9 बराबर क्या हो गया हमारा LCM। अब इसको हम इससे काट देंगे तो देखो ये इससे कट जाएगा, 9 7 63, कितना बचा 2, 9 3 27, 73 बार कट गया। अब 73 का गुणा 306 में कर दो, हमारा LCM निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 6 18, 1 3 3 9 गुणा करेंगे 7 6 42, 7 7 3 21, तो 8 की 8, 2 1 3, 9 4 13 और 1 1 2, तो 22,338। तो हमारा LCM क्या निकल के आ गया इसका 22,338। ये हमारा LCM हो जाएगा। ओके बच्चों, बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। चलो आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो देखते हैं, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, यानी ये कह रहा है कि कोई n संख्या है वो 6 की घात n
ये हमारी जीरो पर समाप्त हो जाती है, जीरो पर समाप्त हो जाती है। तो ये हमें जांच करना है, समाप्त हो जाती है या होती है, एक ही बात है। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को ये एक चीज बता दूं मैं कि अगर कोई भी हमारा मान के चलो संख्या है, कोई भी प्राकृत संख्या है या पूर्णांक है, तो उसकी हमारे अगर फैक्टर करते हैं, हम गुणनखंड करते हैं, तो उसके गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में होने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर 2 गुणा 5 के गुणनखंड होंगे तब ही हमारा वह जीरो पर समाप्त होगी वो संख्या 6 की घात n, जो भी पावर होगी n का मान यहाँ पे कितना भी हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 10 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो जब तक 2 की घात 5, 2 गुणा 5 है इसमें, इसके हम गुणनखंड करेंगे तो तब तो वो जीरो पर समाप्त होगी। अगर इस रूप में नहीं है तो वो जीरो पर समाप्त नहीं होगी। आ गया बच्चों समझ में? क्यों? क्योंकि देखो अगर 5 गुणा 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। अगर हम 10 की पावर देखो 1 करें तो 10 की पावर 1 करेंगे तो 10 ही हो जाएगा। अगर 10 की पावर हम 2 करें तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये भी जीरो पर समाप्त हो रही है। 10 की पावर हम 3 करें तो 1000 हो जाएगा, वो भी जीरो पर समाप्त हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा 2 गुणा 5 के रूप में होना जरूरी है। अगर 2 गुणा 4 हुआ तो मान्य नहीं होगा, क्योंकि 4 दूनी कितना हो रहा है, 8, 8 तो शून्य नहीं है, तो ये मान्य नहीं होगा। तो इस तरीके से हम 6 के गुणनखंड करके देखते हैं। तो 6 की घात n बराबर 6 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3, 3 की घात n, ये हो गया हमारा। अब देखो इसके हमारे गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। तो हम यह लिख देंगे चूंकि 6 के गुणनखंड करने पर, चूंकि 6 के गुणनखंड करने पर हमें 2 गुणा 5 प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है, अतः 6 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ओके बच्चों, अगर हमें यहाँ पर 2 की घात 5, 2 गुणा 5 में अगर प्राप्त होता है तो वह हमारी शून्य पर समाप्त होती है। और अगर 2 की घात यहाँ पर 2 गुणा 5 प्राप्त नहीं हो रहा है तो 6 की घात n जीरो पर समाप्त नहीं होगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसमें भी कुछ नहीं है। आशा करता हूँ कि ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। प्लीज़ सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हो तो वो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और शेयर करना भी ना भूलें। आपके शेयर का पैसा भी नहीं लगता, लाइक का भी पैसा नहीं लगता, बस एक बटन दबानी पड़ती है। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, हम लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और जैसे जैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा और वैसे वैसे हम आपको अच्छे तरीके से वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। क्यों? देखिए सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये अलग है और ये अलग है। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है और क्यों। अगर भाज्य संख्या है तो क्यों है, तो ये हमें निकालना है।
तो हल लिख के हम यहाँ से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब इसमें हमें कौन क्या विनिष्ट दिख रहा है, विनिष्ट का मतलब कॉमन। कॉमन क्या दिख रहा है हमें इसमें, 13 कॉमन दिख रहा है। तो 13 को हम बाहर ले लेंगे, कोष्टक में लिख लेंगे 7 गुणा 11 और ये प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये ले लिया हमने। अब 13 हमारा यही रहेगा। अब 7 गुणा 11 करेंगे कितना हो जाएगा, 77 प्लस 1 बराबर। तो 13 और ये कोष्टक हटाएंगे तो गुणा 78। अब देखो 13 तो हमारी अभाज्य संख्या है, इसके गुणनखंड तो होंगे नहीं, लेकिन 78 के हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। तो 78 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, देखो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, इसे 78 को डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 39 बार। ठीक है, फिर कितने से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा कितनी बार, 13 बार, और फिर 13 से 1 बार। तो ये हमारे 78 के गुणनखंड हो गए यहाँ से यहाँ तक, और ये 13 भाज्य हमारा। अब देखो भाज्य संख्या का ये नियम होता है कि कोई भी संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या हो जिसमें या जिसके गुणनखंड स्वयं या एक हो, यानी 2 गुणनखंड हो, और कहने का मतलब यह है कि उस संख्या में खुद का, स्वयं का और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाए, तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन इसके गुणनखंड तो देखो ज़्यादा हो गए, 13 भी हो गया, एक ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 4 गुणनखंड हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, चूंकि इस संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड है, 2 से ज्यादा गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, यानी इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए तो वह क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। अब दूसरा करते हैं। देखो ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ने से ये फायदा होता है कि अगर आपकी समझ में कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी डाउट हो, डाउट क्लियर हो रहा है, तो उसको आप रिपीट करके दोबारा देख सकते हो, और दोबारा देखने का आपका पैसा भी नहीं लगेगा, जितनी बार चाहो उतनी बार दोबारा देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो देखो अब इसे देखो, इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 1 5 ये है, 1 5 ये है, और तो कोई कॉमन दिख नहीं रहा। तो 5 क्या करेंगे, हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, 5 क्या ले लेंगे, कॉमन। अब इनको रख लेंगे हम 7 गुणा 6, 5 तो हमने कॉमन ले लिया, तो इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब देखो ये भी कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इनके सबके गुणा कर लेंगे, ये प्लस 1 है तो बराबर 5। इनके गुणा करेंगे, देखो इधर से कर लो, 1 दूनी 2, 2 2 3 6, 6 चौके 24, 24 एकम 24, और 24 छिक्के कितने होते हैं, 144, और 144 का गुणा हम 7 में कर देंगे, 144 गुणा 7 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 और 2 30, 3 7 एकम 7 3 10, 1008 हो गया, 1008 और प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो अब देखो यहाँ पे हमारा क्या करेंगे, 5 गुणा 1009। अब देखो 1009 के हमारे फैक्टर हो सकते हैं या नहीं, गुणनखंड हो सकते हैं या नहीं। तो हम देखते हैं, 7 का शायद मेरे ख्याल से चला जाएगा, 7 एकम 7 3 7 चौके 28, 2 नहीं जा रहा, 11 का चला जाएगा, 11 9 99 नहीं जाएगा, 13 का चला जाएगा, 13 7 91, कितना बचा, 9 नहीं जा रहा है, तो कितने का जाएगा, 19 का चला जाएगा, 19 पंजे 95, 5 नहीं जा रहा, 21 का, 21 चौके 84, 16 नहीं जा रहा, फिर भी लेकिन 2 गुणनखंड तो हैं ही इसके, 5 हो गया, 1009 हो गया, और देखो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या तो वही रहेगी। तो हमारा एक फैक्टर तो होना जरूरी है ही, क्योंकि मैंने बता दिया कि 1 तो है ही, बाकी के 2 और हो जाए तो वह क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। तो अतः इस संख्या के
दो से ज्यादा गुणनखंड हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, दो से ज्यादा गुणनखंड है तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। चलो ये भी हो गया, बहुत सिंपल सवाल था, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। अब देखते हैं एक और सवाल रह गया है 1.2 में, फिर इसके बाद हम आपको अगली वीडियो में 1.3 प्रोवाइड कराएंगे। चलो देखते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देखिए कोई खेल का मैदान है, खेल का मैदान है और उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो बहुत ही सिंपल सवाल है। देखो ये हमारा हो गया एक वृत्ताकार मैदान। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हमारी कौन कौन है, एक तो हमारा रवि है और एक है सोनिया। तो यहाँ पे एक तो सोनिया है हमारी और एक कौन है, रवि। अब वो एक ही जगह से और एक ही समय से, मान के चलो इधर को चल रहे हैं, वो ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, दोनों एक साथ चल रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है कि अगर सोनिया अगर चल रही है तो सोनिया को तो इसे पूरा करने में, ये सोनिया मान लो, सोनिया को तो यहाँ से इसे पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट का। कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट का। ठीक है बच्चों, कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट। और रवि को यहाँ से यहाँ तक इसका ग्राउंड का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं, 12 मिनट। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखो कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी ये 18 चल गया, तब तक सोनिया 12 पे रहेगी। ठीक है, यानी ये 18 मिनट में पूरा कर रहा है, ये 12 मिनट में पूरा कर रहा है। तो रवि पहले पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा ना, और सोनिया जब तक मान के चलो यहाँ पहुंच पाएगी, क्योंकि 6 मिनट बाकी रह जाएंगे, ये 12 मिनट में कर रहा है, तो वह मतलब 12 मिनट में यहाँ पहुंच पाएगी, 6 मिनट बाद पहुंचेगी। तो फिर वो आगे निकल जाएगा, फिर वो पीछे रह जाएगी, फिर थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, फिर वो पीछे रह जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम। समझ में आ जाए, यानी हम इसका 18 और 12 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हल लिखेंगे, चूंकि सोनिया को वृत्ताकार मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितने हैं, 18 मिनट। 18 मिनट। और रवि को कितने लग रहे हैं, 12 मिनट। रवि को वृत्ताकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना लग रहा है, 12 मिनट। अतः एलसीएम निकाल देंगे, तो एलसीएम बराबर, तो पहले 18 के फैक्टर कर देंगे हम, 18 के फैक्टर कर लो अलग से। तो 18 के करेंगे, 2 नंबे 18 और 3 से 3 और 3 से 1, ये हो गए 18 के फैक्टर। तो 18 के कितने हो गए, 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 के निकाल दो। 12 के निकालेंगे हम, तो 2 2 से 6, फिर 2 2 से 3 और फिर 3 3 से 1,
तो ये हो गए 12 के हमारे, 2 गुणा 3। अब देखो इनमें कॉमन क्या क्या है, एक तो ये है एक ये है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा 2 गुणा 3। अब हमारा क्या बचा, 2 गुणा 3 और बचा, तो 2 गुणा 3। एलसीएम में हम क्या करते हैं कि जो बचते हैं उनको भी ले लेते हैं, और एचसीएफ में जो कॉमन होगा बस उसी को लेंगे। ठीक है, अगर हम इसका एचसीएफ पूछते हैं, एचसीएफ निकालते तो 3 दूनी 6 हो जाता, तो हम इसका गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 तीन 18, 18 दूनी 36। तो 36 मिनट बाद ये हमारा आ गया आंसर कि 36 मिनट बाद भी 36 मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर एक साथ मिलेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 1.2 प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। बाकी की पिछली में 1.1 के दो पार्ट है, 2 पार्ट में मैंने 1.1 कराई थी और 2 पार्ट में मैंने ये 1.2 भी कंप्लीट कर दिया। तो बाकी की वीडियो भी आप पिछली वीडियो देख लेना। ये 1.2 प्रश्नावली पूरी हो चुकी है। अब मैं आपको आगे कल आपको 1.3 प्रश्नावली 1.3 प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्लीज़ सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, जो कोई भी मेरी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। गुड नाइट।